क्वालिटी ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। ये क्या है? फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर गुण क्या होना चाहिए? गुण क्या होना चाहिए? सी, following are the feature of the planning. The planning function of the management has certain special feature. This feature throw light on its nature and scope. तो अगर नेचर भी पूछता है, स्कोप भी पूछता है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक ही बताएंगे, फीचर ही बताएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, नेचर, स्कोप सब इसमें सेम है। एक काम करते हैं, इसमें जो टोटल आपके पास है कितने फीचर्स हैं? तो 7 फीचर्स हैं। इस 7 फीचर का एक मेमोरी कोड दे देता हूं। आपको मेमोरी कोड से ये फ़ायदा होगा कि आपको पहली बार तो पता लग गया कि 7 फीचर हैं, और अगर एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ में क्वेश्चन आता है कि सातों के सातों फीचर लिखते हैं तो एटलीस्ट आपको याद हो जाएगा, राइट। मेमोरी कोड क्या है देखिएगा। पीडीसी फाइनेंशियल मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है। पीडीसी को मैनेज करना, पीडीसी को मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पी डी सी एफ एम ऑब्जेक्टिव, पी से 2 है, ध्यान रखिएगा। पीडीसी, पीडीसी आपको पता है ना, पोस्ट डेटेड चेक। आपके स्कूल वाले कई बार कहते हैं कि पापा को आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो पीडीसी दे दीजिए। ठीक है, पीडीसी देखिएगा, पोस्ट डेटेड चेक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये बाउंस हो गया तो क्रिमिनल केस चलता है। तो इसी को देखते हुए स्कूल वाले प्लान करते हैं कि सिर्फ पीडीसी ले लो, राइट। और ये फाइनेंस मैनेजर का काम है, यानी जो आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में जो फाइनेंस मैनेजर है, जो अकाउंट का बंदा है, वो ध्यान रखता है कि जो पीडीसी लिया है वो सही टाइम पे जमा कर दिया जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक, फाइनेंस मैनेजर ऑब्जेक्टिव, यानी कि पीडीसी को मैनेज करना फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है। और यहीं पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक है किसका? प्लानिंग का। पी, प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन, पी प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन। 2 परवेसिव, 2 परवेसिव। 3 डिसीजन मेकिंग, डी डिसीजन मेकिंग। सी कंटिन्यूअस। एफ फ्यूचरिस्टिक। एम मेंटल एक्सरसाइज। ए अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखिएगा, इसको 5 बार हमें रिपीट करना है। फीचर ऑफ प्लानिंग कितने हैं? 7। हमारा मेमोरी कोड क्या है? पीडीसी एफएम ऑब्जेक्टिव, पीडीसी एफएम ऑब्जेक्टिव। पीडीसी को मैनेज करना फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है। पीडीसी को मैनेज करना फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है। पी प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन, पी परवेसिव, डी डिसीजन मेकिंग, सी कंटिन्यूअस, एफ फ्यूचरिस्टिक, एम मेंटल एक्सरसाइज, ए अचीविंग ऑब्जेक्टिव। फिर से ध्यान रखिएगा, पी प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन, पी परवेसिव, डी डिसीजन मेकिंग, देन कंटिन्यूअस, देन फ्यूचरिस्टिक, देन मेंटल एक्सरसाइज, देन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अब एक एक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से। डिटेल एक्सप्लेनेशन। 1, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? मेन, एब्सोल्युटली मेन। ध्यान से रखिएगा, अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, वाई आई एम डूइंग दिस। आप अगर पढ़ाई भी करते हो और आपको ये नहीं पता कि मुझे 1 घंटा में ये ख़त्म करना है, तो उसी कंसेप्ट को पढ़ते हुए आपको महीनों लग जाएंगे, लेकिन वो नहीं होगा। सो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अगर प्लान नहीं करोगे तो करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। क्या करोगे? हवन करेंगे। सो ध्यान रखना, प्लानिंग इज द फ्रेमवर्क ऑफ द थिंग्स टू डू। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जो आपका आइडियाज़ है उसको फ्रेम कर देता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है। सो प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजिंग की बात ही नहीं आएगी। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा
तो स्टाफिंग की बात ही नहीं आएगी। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो डायरेक्टिंग की बात ही नहीं आएगी, मोटिवेशन की बात ही नहीं आएगी। जब मुझसे कई लोग कहते हैं कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता काम का, तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन वाली बात नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें करना क्या है। मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति कहता है थक गया, मैं कहता हूं कि पीछे कोई बुलडॉग छोड़ दे, क्या करेंगे? उसे बचने का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और बचने के लिए प्लानिंग मेंटली खुद करने लगोगे कि कहाँ भागूं जहां कुत्ता ना आए। आप घर पे भी देखो, जब आपके पिताजी आपके पीछे भागते थे डंडा लेके, तो आपका मेंटल रिवॉल्यूशन शुरू होता था, मेंटली प्लानिंग होती थी कि मम्मी के पीछे छुप जाओ। वहाँ पे भी डाउट होता था। मम्मी आइडिया देती थी पापा को मारने के लिए कि पांव से मत मारना। चलो ये कभी हम बातें करेंगे। तो अगर प्लानिंग नहीं होगा तो रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन का जन्म ही नहीं होगा। इस बात को आप समझिएगा। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान ड्रॉन। यानी कि हर मैनेजरियल फंक्शन के लिए प्लान होता है। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो रेस्ट ऑफ द मैनेजरियल फंक्शंस नहीं होगा। Thus, planning precedes the other function. Planning precedes the other function. मतलब कि सबसे पहले प्लानिंग ही होता है। This is also referred to as primacy of the planning. The various functions of the management are interrelated and equally important. However, planning provides the basis for all other functions. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शन, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आप कहोगे करेक्ट। अब आपके पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है एंड सेकंड फीचर आ रहा है, दैट कॉल्ड द प्लानिंग इज परवेसिव। दैट इज व्हाट? परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है कि हर लेवल पे, हर जगह, ये परवेसिव का मतलब कि एवरी प्लेस पे प्लानिंग होता है। यानी कि कॉर्पोरेट में अगर देखोगे तो ये टॉप लेवल है, वहाँ पे भी प्लानिंग होता है पूरी कंपनी के लिए। हम आपको बाद में बताएंगे भी, पूरी कंपनी के लिए प्लानिंग होता है। जो डिविजनल लेवल है वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए करते हैं, एंड जो फंक्शनल लेवल है तो हर फंक्शन अपने के लिए करता है। यहाँ तक कि सुपरवाइज़र भी ये प्लान करता है कि किस व्यक्ति से मुझे क्या कराना है। जो फोरमैन है वो भी प्लान करता है कि मैं क्या करता हूँ, किसे क्या करवाना है। आपने टेलर के केस में फोरमैन के बारे में सुना था। चूँकि फोरमैन कौन होता है? जो वर्कर कैटेगरी में से जो टॉप यानी फोर यानी कि पहला व्यक्ति जो बाकियों को कमांड देता है, वो फर्स्ट मैनेजर लिंक है। वो भी ये प्लान करता है कि मुझे राम से क्या करना है, श्याम से क्या करना है, ए से क्या करवाना है, बी से क्या करवाना है, डी से। दिस ऑल इज अ प्लानिंग। सो परवेसिव का मतलब आप एक ही बात समझिएगा कि परवेसिव हर लेवल पे होता है। हर लेवल पे प्लानिंग होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो फंक्शनल लेवल, बॉटम लेवल ही क्यों ना हो, हर लेवल पे प्लानिंग होता है। यही बातें आपको लिखनी है, समझ में आया? यानी कि शॉप फ्लोर पे भी आपको मिलेगा कि प्लानिंग होगा। शॉप फ्लोर का मतलब क्या हुआ? जो टेलर कहता है कि जो फोरमैन है वो भी प्लान करता है कि मुझे इतने समय के अंदर क्या करना है और कैसे नहीं करना। दैट इज द पॉइंट। तो आपको एक ही वर्ड लिखना है परवेसिव में कि प्लानिंग इज डन एट ऑल लेवल, लेट इट बी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और द बॉटम लेवल, जो भी आप लिख सको। यहीं पे एक आंसर खत्म हो गया। लेकिन हमें एग्ज़ाम में लिखना है, तो लिखने के लिए सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं है, हाउ टू राइट यानी कंटेंट पता होना चाहिए। मैं क्यों कंटेंट का डॉट कॉमा यहाँ पे आपके दिमाग में एटलीस्ट एक बार डालना चाहता हूँ, ताकि यहीं पे आपका NCERT यानी मॉड्यूल जो है बोर्ड का वो क्लियर हो जाए। पता नहीं कौन से वर्ड पे केस स्टडीज़ पूछते हैं। आज सबसे बड़ा चैलेंज आपका केस स्टडीज़ है, और जब तक आप वर्ड नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं मेन सोर्स को, आप केस स्टडीज़ नहीं लिख सकते। मैं क्यों फर्स्ट क्लास में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का आपको केस स्टडीज़ दिया था? क्योंकि मॉड्यूल ने भी वही दिया है। वो इसलिए दिया है ताकि आप समझ सको कि कैसे ये होता है। सो ध्यान रखना, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। यही परवेसिव का मतलब बताया था मैंने, यही बात लिखी हुई है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल एज
in all departments of the organization. It is not an exclusive function of the top management nor the particular department, but the scope of the planning differs at the different level and among the different departments. For example, the top level management undertakes the planning for the organization as a whole, middle management does for the departments, and at the lowest level, day-to-day operational planning is done by the supervisors. यही बात मैं आपको बोल के गया था और यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? सो दैट इज द पॉइंट वी अंडरस्टैंड. तो आपके P और P, अब PDC था, अब हमारे पास P के बाद है D. D इज व्हाट कमिंग? डिसीजन मेकिंग. ध्यान रखिएगा. सी डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि आप जब सोचते हो कि मुझे क्या करना है, जैसे आपके लेवल पे अगर सोचूं तो आप सोचते हो कि मुझे BST पढ़ना है, मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे मैथ पढ़ना है. और मजे की बात देखोगे कि जब अकाउंट्स पढ़ते हो तो आपको लगता है नहीं BST पढ़ना चाहिए. जब BST पढ़ते हो तो आपको लगता है नहीं 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 BST नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिक्स. और जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो सोचते हो नहीं मैथ पढ़ लेते हैं. क्यों होता है? बिकॉज ये सारे ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है. जब आप डिसाइड करते हो कि दिन के मुझे मॉर्निंग में याद करने के लिए, याद करते वक्त मुझे बिजनेस स्टडीज़ 5 घंटा पढ़ने हैं, सुबह 6 से लेके 9. तो कई लोग कहते हैं सर उस समय BST का नाम लेने से नींद आ जाता है. पता नहीं, BST के नाम लेने से दीवारों से प्यार हो जाता है, ये छत से इतना प्यार होता है, उसी को देखते रहते. तो आपने ये देखा कि जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग का अल्टरनेटिव है. वो डिसीजन करने पे बाध्य कर देता है. जब आप प्लानिंग करते हो तो डिसीजन लेते हो. आपके पास उस काम को करने के लिए कई अल्टरनेटिव होता है, लेकिन आप एक अल्टरनेटिव चूज करते हो. एज यू आर चूजिंग द अल्टरनेटिव, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. मूवी में आपने देखा कि क्या प्लान किया गया, कौन सा रास्ता लिया गया, कैसे रिसोर्स यूज किया गया. ये डिसीजन मेकिंग जो आपने देखा ये प्लानिंग के तहत ही आता है, प्लानिंग के तहत आता है. तो PDC, PPD हो गया हमारा, PP और D हो गया, राइट? बट एग्जाम में लिखोगे क्या? मूवी की बात तो लिखोगे नहीं कि मूवी में देखा होगा, नहीं. तो क्या लिखोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको देखना पड़ेगा कि हमारा मॉड्यूल क्या कहता है. प्लानिंग essentially involves choice among the various alternative and activities. If there is only one possible goal or possible course of action, there is no need for the planning because there is no choices. लेकिन ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए है. अगर एक ही गोल है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, अगेन आपको प्लानिंग करना पड़ेगा क्योंकि डिसीजन मेकिंग उसमें इन्वॉल्व है. The need for planning arises only when alternatives are available. तो जब अल्टरनेटिव होगा तभी डिसीजन मेकिंग की बात आएगी. In actual practice, planning presupposes the existence of alternative. यानी presuppose करता है कि अल्टरनेटिव होगा. Planning thus involve thorough examination and evaluation of each alternative and choosing the most appropriate one. ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको लेके चलना है, ये डिसीजन मेकिंग में आपको लिखना है. तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि फीचर ऑफ प्लानिंग क्या है या फीचर ऑफ प्लानिंग कैसे होता है या केस स्टडीज में पहचानना है, या बोलेगा कि 4 और बताइए, तो नाम लिख दीजिए. PDC FM ऑब्जेक्टिव, PDC FM ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं यहाँ पे. तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, 2 लाइन वर्ड लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. अंदर की बात अपनी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए. मैं सिर्फ वो बातें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस. ये क्या है? कंटिन्यूअस. यानी प्लानिंग ऐसा नहीं है कि अभी अब कर लिया वो हमेशा हो गया. आप जब बड़े क्लास में जाएंगे, IIM में जाएंगे, CA करेंगे, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्लानिंग इज रिजिड. आंसर इज नो. प्लानिंग इज नॉट रिजिड. प्लानिंग इज फ्लैक्सिबल. प्लानिंग इज फ्लैक्सिबल. प्लानिंग इज अ डायनामिक. जिस एनवायरनमेंट के तहत प्लानिंग बना है,
जब वो फिक्स नहीं है तो आप प्लानिंग कैसे फिक्स कर सकते हो? हाउ कैन यू मेक दिस प्लानिंग एज एब्सोल्युटली फिक्स? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज होता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो होता है उस पे लेके जाना पड़ेगा। तो ध्यान से रखना, एक बार प्लानिंग हो गया इसका मतलब कदाचित ये नहीं है कि आगे प्लानिंग नहीं करनी। ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलता है, ये प्लानिंग कंटिन्यूअसली गोज। ध्यान से रखिएगा, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, क्वार्टर और अ ईयर. At the end of that period, there is a need for the new plan to be drawn on the basis of the new requirement and the future condition. Hence, planning is a continuous process. Continuity of the planning is related with the planning cycle. It means that a plan is framed, it is implemented and is followed by another plan and so on. ये हमेशा ये चलता रहता है। यानी प्लानिंग एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। तो अब हम देखते हैं PPDC, यानी कि PDC हमने कर लिया, अब हमें FM करना है 2, यानी कि हम बिल्कुल खत्म करने के कगार पे आ रहे हैं। दिस इज नो प्रॉब्लम। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है? प्लानिंग हम फ्यूचर को देखते हुए बनाते हैं, चाहे वो 1 दिन आगे हो, चाहे 2 दिन आगे हो, चाहे 1 साल आगे हो, इसके ऊपर है। ऑफ कोर्स प्लान में हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बनाते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म है तो विद इन अ ईयर एंड समथिंग लाइक दैट, मीडियम टर्म है तो 2 से 5 साल, और लॉन्ग टर्म है तो 5 to आगे। 5 ईयर प्लानिंग आपने सुना होगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही है। सो प्लानिंग एज अ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फ्यूचर को इंक्लूड करता है, फ्यूचर के एनवायरमेंटल इफेक्ट को इंक्लूड करता है। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. The purpose of the planning is to make the future event effectively to the best advantages of an organization. आपने देखा होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में उन लोगों ने कैसे पता लगाया, कैसे प्लान किया कि मोतिहारी से हमें नेपाल को जोड़ना है, नेपाल से हमें म्यांमार, बर्मा को जोड़ना है, फिर वहाँ से हमें रशिया को जोड़ना है। फ्यूचर में उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि जहाँ भी पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मिलता है एंड हमारी पॉकेट अलाउ करता है तो हमें खरीदना चाहिए। तो इंडियन ऑयल का ये केस स्टडीज़ ये बताता है कि वो प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक नतीजा से देखते हैं। इंडियन ऑयल का ये केस स्टडीज़ बता रहा है कि फ्यूचर के एलिमेंट, फ्यूचर के अंग प्लानिंग में होते हैं। आगे क्या लिखना है? इट इम्प्लाइज पीपिंग मतलब झांकना, इनटू द फ्यूचर, एनालाइजिंग इट एंड प्रेडिक्टिंग इट. Planning is therefore regarded as a forward-looking function based on forecasting. Through forecasting, the future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. Thus, for example, sales forecasting is the basis on which a business firm prepare its annual plan for the production and sales. अगर सेल्स फोरकास्ट नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट क्यों करेंगे? अगर सेल्स प्रोडक्ट नहीं होगा फोरकास्ट, देन हाउ कैन वी सेल इट? दैट इज़ अ पॉइंट। तो ये बातें यहाँ पे कहते हैं। तो आपने देखा FMB, F भी हो गया, M। नेक्स्ट में आते हैं M, मेंटल। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ध्यान से देखिएगा, जब कंपनी का टॉप लेवल प्लान करता है तो बोर्ड में वो मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, आपस में पूछते हैं भाई आपका राय क्या है, आपका राय क्या है, आपका राय क्या है। ये जो मैनेजमेंट का मीटिंग चल रहा है, इस मैनेजमेंट के मीटिंग में जो भाई खड़ा है वो सबसे पूछ रहा है। तो ये जो प्लानिंग है ये पेपर पे नहीं होता, सिर्फ पेपर पे नहीं होता। पेपर पे तो आइडिया को फाइनल स्वरूप दिया जाता है, पाथ बनाया जाता है। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जो मेंटली बात करी जाती है, देखी जाती है, समझी जाती है। फ्यूचर को ध्यान रखना पड़ता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा। आई विल टेल यू विद एग्जांपल। ये हैं US अवस्थी जी, उदय शंकर अवस्थी जी, एंड ये थे चेयरमैन इफको। इनको पारादीप का ये प्रोग्राम, ये प्लांट जो इफको का प्लांट है, ये ओसवाल ग्रुप के पास था। ओसवाल ग्रुप से इनको खरीदना था। तो उस ओसवाल ग्रुप के प्लान को खरीदने का काम ड्यू डिलिजेंस, मतलब ड्यू डिलिजेंस एक वर्ड होता है जिसमें पता लगाते हैं कि कंपनी की वर्थ कितनी है, कितना पैसा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए।
ह्यूज मेंटल रेवोल्यूशन। तो क्या हुआ कि इसको दीपक फर्टिलाइजर खरीदने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये प्लांट यूरिया बनाती है, ये प्लांट यूरिया बनाती है, दीपक फर्टिलाइजर भी यूरिया बनाता है, इफ्को भी यूरिया बनाता है। तो सारे काम बात हो गई थी, ड्यू डिलिजेंसी हो गई थी, किसके साथ? दीपक फर्टिलाइजर के पास। तो दिल्ली के हयात होटल में इन्होंने क्या किया, इनको बुलाया, जो अवस्थी साहब है, अवस्थी साहब ने मिस्टर अभय ओसवाल को बुलाया और उन्होंने पूछा, सुना आप प्लांट बेच रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। बोला दीपक फर्टिलाइजर ने कितना पैसा लगाया है? तो उन्होंने कहा कि 1500 करोड़। बोला आप कितना मांग रहे हैं? बोला 1800 करोड़। बोला 300 करोड़ के लिए आप लोगों की बार्गेनिंग हो रही है? बोला हाँ। बोला ठीक है, मैं आपको 1800 करोड़ देता हूं। सी, मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल एक्सरसाइज। एक सोसाइटी, इफ्को इज अ फार्मर सोसाइटी का चेयरमैन 300 करोड़ आगे बढ़ा के कहता मैं दे दूंगा। बोला नहीं, अभी और सोच रहा हूं। अवस्थी जी ने कहा सोच लो, बोल दो, आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोला नहीं, मैं तो सोचता हूं कि 1900 करोड़ पे दूंगा। अवस्थी जी ने हाँ सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, सोच लो। 1900 करोड़ दिया। He said, आप 1900 करोड़ पे भी मान गए? बोला हाँ, मान गया। अच्छा, आप मेरा सौदा बिगाड़ने तो नहीं आए, आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है? बोला हाँ खरीदना है। बोला नहीं, आप 50 करोड़ का चेक दीजिए, फिर अगली बार बात करेंगे। बोला हाँ, आप एग्रीमेंट कर दीजिए कि 1900 करोड़ पे आपने सेल किया, ये रहा 50 करोड़ का चेक मैं दे रहा हूं आपको। बोला नहीं 1900 करोड़ भी ये थोड़ा कुछ ज्यादा ये हो जाए। बोला ठीक है, 2000 करोड़ करो, खत्म करो। एंड द डील वाज डन विद इन हाफ एन आवर। ये है मेंटल एक्सरसाइज एक कंपनी के चेयरमैन का, जिसने इफ्को को कहां से कहां लेके चला गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो प्लान करने वाले लोग होते हैं, उनके दिमाग में मेंटल मूवमेंट होता है, और मेंटल मूवमेंट होता है, वो बड़ा प्लान करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो छोटा डे टू डे में प्लान करते हैं वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सो हमेशा देखना, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। जो उदय शंकर अवस्थी जी ने जो इफ्को के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसको बनाया और उन्होंने किया, और इमीडिएट आधे घंटे में 2000 करोड़ का डील सभी लोगों ने, मीडिया में आया। मीडिया तो आप जानते ही, हिंदुस्तान का मीडिया जो माइक पकड़ के सोचते हैं वही जज हैं, वही सजा सुनाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, राइट। इफ्को का पतन शुरू, 1500 करोड़ का सौदा 2000 करोड़ में। अब विश्वास करेंगे साहब, उस साल, एक ही साल में उस प्लांट ने मोर देन 5000 करोड़ कमा के दिया। यानी कि ये जो प्लांट आप पारादीप का देख रहे हैं आप, ये पारादीप का प्लांट, ये पारादीप का जो प्लांट देख रहे हैं, अगर आप पारादीप कभी जाएंगे तो पारादीप में आपको ऐसा लगेगा कि पारादीप जैसे कोस्टल एरिया पे दिल्ली गुड़गांव का साइबर हब जाके बैठ गया। यानी इतना डिसेंट ऑफिस। आप अंदर कभी जाएं तो ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, देखिएगा, उन्होंने रेप्लिका बनाया है, इतना सुंदर, मज़ा आ जाता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो एक प्लानिंग है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है। जो डिसीजन मेकर को, जो प्लान करते हैं, उनको मेंटली बहुत मेहनत करना पड़ता है, उनको अल्टरनेटिव को चूज करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ये प्लानिंग का फीचर है कि मेंटल एक्सरसाइज उसमें बहुत होता है। सो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? आप उदय शंकर अवस्थी का नाम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पारादीप जगह का नाम लिख सकते हैं क्या? ओसवाल का नाम लिख सकते हैं क्या? दीपक फर्टिलाइजर का नाम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट लैंग्वेज क्या होगा देखिएगा। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइटनेस। उदय शंकर अवस्थी ने यही किया। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग द फोरसाइटनेस, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन,
दीपक फर्टिलाइजर 50-50 करोड़ के लिए लड़ रहा था, भाई ने 1500 करोड़ के सौदे को 2000 में कर दिया और उसी साल 5000 करोड़ कमा लिया। एंड साउंड जजमेंट। अब बताइए उदय शंकर अवस्थी का साउंड जजमेंट था या नहीं था। इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग rather than doing। ये सोच की कीमत होती है, ना कि करने की। और जब सोच में क्लैरिटी होता है तो करने की हिम्मत होती है। बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शंस टू बी टेकन। उन्होंने प्लान किया और एक्शन किया हाफ एन आवर में, और वो दिन भी सैटरडे का था। ऑन संडे को वहाँ के यानी कि इफ्को के लीगल हेड आरपी सिंह साहब, ये हैं आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब अपने घर में बैठ के खुद ही टाइप करके एग्रीमेंट बना रहे थे कि इसके पहले कि ये डील मीडिया में जाए, ये डील पूरी खत्म हो जानी चाहिए। ये है आरपी सिंह साहब, आप इनको देख रहे हैं। ये घर में बैठ के आरपी सिंह साहब सारा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। फर्स्ट ये है जजमेंट। It is basically an intellectual activity of thinking rather than doing, because planning determines the actions to be taken. However, planning requires logical and systematic thinking rather than just guesswork or wishful thinking. ये इच्छाएं नहीं है, ये एक relevant situation में कुछ कर गुजरने का thinking है। In other words, thinking for planning must be orderly and based on analysis of the fact and forecast, यानी कि fact and forecast पे है। तो अगर कोई केस स्टडीज है, पैराग्राफ है, फैक्ट एंड फोरकास्ट वर्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ बात कर रहे हैं किसका? आप यहाँ बात कर रहे हैं आप मेंटल पावर का, मेंटल एक्सरसाइज का। तो फैक्ट एंड फोरकास्ट को सोचने को मेंटल एक्सरसाइज कहेंगे। आखिरी आ गया फीचर का। आखिरी क्या है? प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिएगा, प्लानिंग यहीं से शुरुआत करता है, और मैं तो कहता हूं प्लानिंग का पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव सेटिंग होता है। कंपनी प्लान करती है कि उसको करना क्या है, उसको कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी ऑब्जेक्टिव अचीव करनी है। अगर कंपनी कहती है कि मुझे 10% अपने सेल्स के टर्नओवर में ज़्यादा चाहिए, तो वहीं से प्लानिंग की शुरुआत होती है। यानी सेल्स से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, एडवर्टाइजमेंट से लेकर के, सबके बारे में प्लानिंग वहीं से शुरू हो जाती है। तो लास्ट में आप तय कर रहे हैं प्लानिंग फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप with a general purpose in the views, specific goals are set out in the plans along with the activities to be undertaken to achieve the goal. Thus, planning is purposeful. Planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organizational objective. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आपको मैं प्लानिंग के लिए कि किस तरह से एक कंपनी प्लान करती है, हर चीज़ को करती है, मैं एक केस स्टडीज आपको डिस्कस करना चाहता हूं। उसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ये केस स्टडी सिर्फ आपको के साथ करना चाहता हूं क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया गया है, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और इस केस स्टडीज को मैं देखता हूं। ये केस स्टडीज है पोलारिस का, पोलारिस आईटी कंपनी पोलारिस सॉफ्टवेयर लैब लिमिटेड। इनका प्लानिंग फॉर मैन पावर, ये बता रहे हैं कि प्लानिंग फॉर मैन पावर है। इनमें देखिएगा ये जितने भी गुण हैं, दैट इज पीडीसी एफएम ऑब्जेक्टिव, सारे गुण इनमें मिलेंगे, राइट। पहला है प्लानिंग फॉर मैन पावर। देखिएगा, इनके चेयरमैन ने कहा कि प्लानिंग अ न्यू फैसिलिटीज इन मुंबई विथ अ कैपेसिटी फॉर 800 प्रोफेशनल। क्या इसमें फ्यूचरिस्टिक है? क्या इसमें मेंटल एक्सरसाइज है? क्या ये परवेसिव है? क्या ये प्राइमरी है? बिल्कुल, ये प्राइमरी भी है, ये परवेसिव भी है, ये डिसीजन मेकिंग को बताता है, आगे कंटिन्यूअस भी चलेगा, राइट, एंड फ्यूचरिस्टिक भी है, मेंटल एक्सरसाइज भी है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग भी है। सारे गुण इसमें मिलेंगे। यानी ये जितने गुण, आप जितने कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं प्लानिंग का, पोलारिस सॉफ्टवेयर के केस में आपको ये मिलेगा, राइट। तो पोलारिस, दैट इज आईटी कंपनी पोलारिस सॉफ्टवेयर लैब में आपको ये मिलेगा, ओके।
Currently, company has 3 facilities with 1200 professional, but the company wants to bring new one in 6 month. यानी कि फ्यूचर भी है, 6 मंथ भी है, तो इसमें ये प्लानिंग कहलाएगी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए, और ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखिएगा लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक इसमें है या नहीं, ये देखने हैं। Polaris chairman and CEO of the company is supposed to meet earlier announcement to increase 1500 to 2000 head counts, यानी कि HR पॉलिसी में इन्होंने पहले ही बोला था कि मुझे 1500 से 2000 एम्प्लॉय हायर करने हैं, तो जो अभी एम्प्लॉय 800 हायर करेंगे ये मिल करके 2000 क्लियर कर देंगे। नाउ एक्सपेंशन प्लान, अब इनका ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सपेंशन प्लान के लिए है। ये सारे क्वालिटीज इसमें मिलेंगे। कंपनी विल एक्वायर ए स्मॉल बुटीक कंसल्टिंग कंपनीज दैट आर focused on the banking, financial services and insurance space. स्पेस का मतलब एरिया कहा जाता है, नए नए टर्म्स हैं आजकल यूज होते हैं। दिस विल स्ट्रेंथन द कस्टमर सर्विसेज एंड अकाउंट कैपेबिलिटी, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ये चलेगा। तो ये था पोलारिस का केस, ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, और ये आपको मेन एग्जाम रखना है, याद रखना है आपको PDC FM ऑब्जेक्टिव, PDC FM ऑब्जेक्टिव, और इस तरह से ये सारे याद करते हुए आपको दिमाग में रखना है। अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। चलिए